हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने एल्कोहल ईथर फिनोल्स की क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था और आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एंटर कर रहे हैं और सबसे पहले हम एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, फिर फिनोल के, और हम ईथर सेपरेटली रीड करेंगे इसमें, इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल देखते हैं। तो एल्कोहल का जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स का मतलब ये होता है कि एडिशन ऑफ वाटर। तो हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में जो अगर हम पहले इसका सिंपल बेसिक रिएक्शन देखें तो ये एडिशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और एडिशन का मतलब होता है वन पाई बॉन्ड ब्रेक इनटू 2 सिग्मा। और बेसिकली अगर मैकेनिज्म की बात करें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है एल्कीन का। तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है तो बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो इसमें एसिड की प्रेजेंस में H3O प्लस और H+ की प्रेजेंस में हम इसके लिए डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं। और एडिशन रिएक्शन में 1 पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू 2 सिग्मा, जो अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं यानी sp2 और sp कार्बन वो sp3 में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर हुआ ये कि ये जो बीच में जो रेड वाला पाई बॉन्ड है, ये रेड वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो इन दोनों के बीच में जो ये वाला पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक, इस 1 पाई बॉन्ड ब्रेक एंड 2 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। ये ब्लू वाले दो नए सिग्मा बॉन्ड बने और HOH है। तो यहाँ पर HOH है तो ये बॉन्ड टूट के एक वैलेंसी यहाँ पर H से सेटिस्फाई होती है और दूसरी OH से सेटिस्फाई होती है, एंड COH मतलब एल्कोहल बन गया ये। अब अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे इथीन है ये, तो इथीन हो गया, तो इथीन से हमारे पास बन जाएगा इथाइल एल्कोहल। तो सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। तो या मैकेनिज्म से पहले देख लो आप, ये हो गया हमारा रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एरो पे लिखा रहता है डाइल्यूट H2SO4। थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, ठीक है, H2O को HOH लिख रहा हूं मैं, तो ये बन जाता है हमारे पास CH3CH2OH। दिस इज द इथाइल एल्कोहल और इथेनॉल, IUPAC नेम इथेनॉल हो गया इसका। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो अप करता है, और इस पे जो ये एडिशन है वो मार्कोनिक ऑफ एडिशन है। मार्कोनिक ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग ये है कि जब अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर जब एडिशन होगा तो जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे बॉन्ड बनाएगा जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। जैसे अपन इसका एग्जांपल ले लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। अब प्रोपीन में 1, 2 और 3 कार्बन है, तो थर्ड कार्बन से तो मतलब ही नहीं है। थर्ड कार्बन तो सैचुरेटेड है, बॉन्ड तो 1 कार्बन और 2 कार्बन पे बनेगा, क्योंकि 1 वाला कार्बन भी sp2 है और 2 वाला भी sp2 है। पाई बॉन्ड जो है 1 और 2 कार्बन के बीच में। तो अब यहाँ पर जब डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हम वार्म अप करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हम इसको वार्म अप करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो ये जो OH है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, मतलब वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है, वो कार्बन नंबर 2 पर बॉन्ड बनाता है और ये रेड वाला पाई बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 प्रोपेनॉल नहीं बनेगा, उसकी जगह बनेगा ये 2 प्रोपेनॉल। तो 2 प्रोपेनॉल इज करेक्ट नेम, 2 प्रोपेनॉल इज अ करेक्ट आंसर। और CH पे 2 CH3 आ गए, तो इसका कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और प्रोपेन 2-ऑल। सिमिलरली अगर हम
आइसोईएम, इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं आइसोब्यूटिलीन। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड आइसोब्यूटिलीन, क्योंकि CH पे 2 CH3 होता है तो आइसो है, लेकिन ये एल्कीन हो गया तो उसको आइसोब्यूटिलीन बोलेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि वो डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। अब इसका भी अगर हम डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराएं, डाइल्यूट आइसोब्यूटिलीन, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड आइसोब्यूटिलीन, और IUPAC नेम है 2-मिथाइल प्रोपीन। इसको हम जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये H+ और ये OH-, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है वो यहाँ आ जाएगा, और इस केस के अंदर ये वाला कंपाउंड बनेगा। तो अगर हम सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग चलें तो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। दिस इज द टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये टर्सी कार्बन, तो टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। एंड दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सी अल्कोहल। तो यहाँ पर हम जब ये डिस्कस कर ही रहे हैं तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैंने 3 एग्जांपल दिया, इथीन, प्रोपीन और आइसोब्यूटिलीन से रिएक्शन किस तरह से होगी, और ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है। और अगर इस मैकेनिज्म को नेमिंग दूं मैं तो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जब हम एसिडिक मीडियम में इस रिएक्शन को कराते हैं तो जो रिएक्शन का H+ है, जो रिएक्शन का डाइल्यूट एसिडिक मीडियम है, तो मीडियम का जो H+ आयन है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, हाइड्रोनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो हम सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं रिएक्शन का। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 है, एरो पे हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 क्या किसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेगा वाटर के अंदर, H3O+ आयन की। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म की, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जो हाइड्रोनियम आयन है, या फिर अपन इजी तरीके से बात करें तो जो H+ आयन है वो एल्कीन के पाई बॉन्ड पर एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो ये पाई बॉन्ड है, और यहां पर हमने H+ लिया, और ये जो H+ है वो इस पाई बॉन्ड पर अटैक करके, और इस पाई बॉन्ड के, तो यहाँ H+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होती है जो ऑर्डिनिंग मॉलिक्यूल पर अटैक करके ऑर्डिनिंग मॉलिक्यूल का ही इलेक्ट्रॉन पेयर लेके उससे बॉन्ड बनाती है। तो H+ इस ऑर्डिनिंग मॉलिक्यूल का जो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको एक्सेप्ट करके और इसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। देखो कैसे, ये बन गया हमारे पास CH2, और ये वाला जो रेड वाला पाई बॉन्ड है वो अब यहाँ आकर सिग्मा में कन्वर्ट हुआ, और H ने इसके साथ बॉन्ड बना दिया, और एक तरह से ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो U टूट गया बेटा इस कार्बन की तरफ। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बन रही है, इसका मतलब यहाँ इंटरमीडिएट, तो फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन फॉर्म हो रहा है। सेकंड स्टेप में जो कार्बोनियम आयन है, सेकंड स्टेप में जो ये, फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप में जो ये कार्बोनियम आयन बन गया, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, CH3 CH2+। तो फर्स्ट स्टेप का जो कार्बोनियम आयन बना, अब ये कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर रहेगा। ये कार्बोनियम आयन क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर रहेगा, क्योंकि कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये वाटर यहां पर अब इस पे वाटर अटैक करता है, तो वाटर लुईस बेस है यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और ऑर्गेनिक के हिसाब से वाटर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ऑर्गेनिक के हिसाब से वाटर न्यूट्रल, ऑर्गेनिक कंसेप्ट के हिसाब से चले हैं तो वाटर इज द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वाटर की ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। तो ये वाटर के ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है
वो कार्बोनियम आयन अपनी तरफ खींच लेगा, और कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो उससे होगा क्या, अब ये वाली सिचुएशन आ गई बेटा, CH3 CH2, और ये जो रेड बॉन्ड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन का ये वाला है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो कार्बोनियम आयन के पास चला गया, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये स्पीशीज भी अनस्टेबल है, क्योंकि अभी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, तो ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये वाला एक H एटम क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक H एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, यानी ये जो दोनों ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इधर आ जाएगा, तो ऑक्सीजन वापस अपने दो क्या मेंटेन कर लेगा, दोनों लोन पेयर मेंटेन कर लेगा फास्ट स्टेप में, FS का मतलब फास्ट स्टेप। और ये देखो बेटा CH3 CH2 OH बन जाएगा, ये CH3 CH2 OH बन गया, और साथ में ये वाला H प्लस आयन, ये वाला H एज H प्लस आयन रिलीज हो गया। तो जो फर्स्ट स्टेप में H प्लस आयन एंटर किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर जिस H प्लस ने एंटर करके इस पाई बॉन्ड पर अटैक किया, वो H प्लस लास्ट में वापस निकल गया, तो H प्लस कैटलिस्ट हो गया। रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कैटलिस्ट रिएक्शन में एंटर करता है, रिएक्शन में एंटर करके और फिर लास्ट में वैसा वैसा बाहर आ जाता है। तो आपने देखा यहाँ H प्लस फर्स्ट स्टेप में तो एंटर करके एल्कीन को कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट किया, फिर ये जो कार्बोनियम आयन बना, इस कार्बोनियम आयन पर जो वाटर था, तो वाटर का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर था वो इधर शिफ्ट हुआ, क्योंकि कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अनस्टेबल स्टेट आ गई, तो ये H प्लस, इसमें से प्रोटॉन रिलीज हो गया, यानी इसमें ये प्रोटॉन है। हम इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल, हम इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इट इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड एल्कोहल, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और ये कार्बोनियम आयन, तो आपसे कोई पूछे कि इसकी इंटरमीडिएट क्या है, तो जो फर्स्ट स्टेप में बनता है उसको बोलते हैं, तो इसकी इंटरमीडिएट देखा जाए तो दो हैं, कार्बोनियम आयन फर्स्ट स्टेप की इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन है, सेकंड स्टेप की इंटरमीडिएट प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, तो दोनों ही इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट वो होती है जो रिएक्शन के मैकेनिज्म में बनती है, या इंटरमीडिएट वो होती है जो रिएक्शन के बीच में बनती है और बीच में गायब हो जाती है, ठीक है, जैसे रिएक्टेंट ये, प्रोडक्ट ये, तो इन दोनों के बीच में ये दो डिफरेंट स्पीशीज भी बनी, तो इन दोनों, इसके और इसके बीच में, यानी इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में, ठीक है, ये दो स्पीशीज बनी। फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन बना, और फिर वो कार्बोनियम आयन वाटर से रिएक्ट करके प्रोटोनेटेड एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, प्रोटोनेटेड एल्कोहल से वापस प्रोटॉन रिलीज हुआ और एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर ये इसका मैकेनिज्म हो गया। तो ये मैकेनिज्म भी हमारे को बोर्ड में बहुत बार पूछते हैं, तो अच्छा इसके नीचे कार्बोनियम आयन लिखना और नीचे मेंशन कर देना इंटरमीडिएट ऑफ फर्स्ट स्टेप इज कार्बोनियम आयन एंड इंटरमीडिएट ऑफ सेकंड स्टेप इज, तो यहां पर, और इसी तरह से अगर मैं हम यहां डिस्कस करें बेटा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो दो कार्बोकेटाइंस बनेंगे, वही मैं डाइल्यूट एस्टोसोफोल की बात बता रहा हूं, जो मैकेनिज्म पाई बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है फिर इधर टूट जाएगा, सॉरी इधर टूटेगा, एक मिनट चलो पहले देख लो, पहले भी पढ़ा चुका हूं। अब यहाँ H प्लस अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में, तो दो तरह के कार्बोकेटाइंस बनेंगे,
प्राइमरी कार्बोनियम आयन एंड सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। तो जो प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, ये है प्राइमरी कार्बोनियम आयन बेटा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन या प्राइमरी कार्बोनियम आयन, ये लेस स्टेबल है। और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, और ये वाला है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये हो गया हमारा मोर स्टेबल। तो मैंने हमेशा बताया कि जब भी किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा इंटरमीडिएट बनती है, जिसको इंटरमीडिएट स्टेट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, जो एल्काइल हैलाइड के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था ये वाले सारे पॉइंट। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर एक से ज्यादा इंटरमीडिएट बनती है तो मेजरली इंटरमीडिएट वो बनती है जो मोर स्टेबल हो। तो ये वाली बनेगी, ये वाली बनेगी, ये वाली नहीं बनेगी, यानी ये नहीं बनेगी, और बनेगी तो बहुत माइनर क्वांटिटी में बनेगी, 2-3% बनेगी, और 97-98% यही बनेगी। इसलिए मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट जिसकी बन रही हो, इसलिए आप इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, H+ अटैक करेगा और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो मोर स्टेबल है। और फिर हमने देखा था अब ये वाटर से रिएक्शन करेगा, वाटर से रिएक्शन करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनकर, और इसका मतलब OH- इस पर आ जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, और फिर उससे ये H+ निकल जाएगा, जो अभी मैंने मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया। तो ये इसका रीजन हो गया, ठीक है, कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है, न कि 1-प्रोपेनॉल बनता है, प्रोपेन-1-ऑल नहीं बनता है। प्रोपेन-1-ऑल तभी बनेगा जब प्राइमरी कार्बोनियम आयन बने, लेकिन प्राइमरी कार्बोनियम आयन इसीलिए नहीं बनता है बेटा कि वो लेस स्टेबल है। अब देखो, बहुत स्टूडेंट जब मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वो ये रट लेते हैं कि उस अनसेचुरेटेड कार्बन पर नेगेटिव पार्ट, जैसे वाटर है तो वाटर का H+ और OH-, तो उस अनसेचुरेटेड कार्बन पर नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जाएगा जिस अनसेचुरेटेड कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। जैसे इस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर 2H है और इस पे 1 है, तो वो OH इधर लगा देंगे। तो अब वो इस केस में क्या होता है, ट्रिकी क्वेश्चन या फिर कॉम्पिटिटिव में आने वाले क्वेश्चन, या जो बोर्ड में 1-2 HOT क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चे का 95+ डिसाइड करता है, उन क्वेश्चन में वो मिस्टेक कर देते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखो, ये है CH डबल बॉन्ड CH3। अब इस पे अगर मार्कोनिकॉफ एडिशन पूछा है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो बेटा ध्यान दो, अब इस पे क्या हो जाएगा, इस पे मैं इसको वापस लिख देता हूं, इसी मॉलिक्यूल को वापस लिख रहा हूं, ये वाला थोड़ा इधर यूं ले लेता हूं, ये तो एरोमेटिक रिंग है बेटा, CH डबल बॉन्ड CH3 और CH3। अब इस रिएक्शन पर अगर हमको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है, ठीक है ना, देखो बेंजीन एल्कीन मोर रिएक्टिव होती है, यानी ये साइड मोर रिएक्टिव है इस साइड से, क्योंकि यहाँ तो ये रेजोनेंस होता है, यहाँ कंजुगेटेड पाई क्लाउड होता है, मैंने जीओसी में अच्छे से पढ़ा रखा है, तो रिएक्शन पहले यहाँ पर होगी, ठीक है, तो H+ यहाँ अटैक करेगा। अब अगर 1 मिनट, अब अगर मैंने इसका हाइड्रेशन कर दिया, ठीक है, जैसे मैंने इसका HBr से रिएक्शन कर दिया, चलो पहले हाइड्रो हेलोजिनेशन ले रहा हूं, और तो जिन स्टूडेंट ने रट रखा है मार्कोनिकॉफ रूल को, तो वो क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट बॉन्डेड टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वो इस ब्रोमाइड आयन को इस कार्बन पे जोड़ देंगे, इस ब्रोमाइड आयन को इस कार्बन पे जोड़ देंगे,
और उनका वो अपने एग्जाम के अंदर ब्रोमाइड आयन को तो यहां जोड़ देंगे और H को इधर लगा देंगे, CH2, CH3 और CH3 और Br यहां लगा देंगे, ठीक है। और वो खुश हो जाएंगे कि हमारा आंसर सही है। पर ये रॉन्ग, ये आंसर रॉन्ग है बेटा, ये आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मैं बता रहा हूं। इसी तरह से अगर डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ है, एल्कोहल की बात करूं, यानी वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, तो OH माइनस आयन, ठीक है, यानी इस एल्कीन का वो हाइड्रेशन कर रहे हैं, तो वो OH इधर लगा देंगे, तो ये भी रॉन्ग है, रॉन्ग है। तो कुछ स्टूडेंट को बड़ा अजीब सा लगता है कि सर आओजे सर इसको रॉन्ग कैसे बोल रहे हैं, इसका मतलब मार्कोनिकॉफ रूल गलत था क्या? बेटा मार्कोनिकॉफ रूल जब आया था तब तक केमिस्ट्री में केमिस्ट्री रूल बेस्ड चलती थी, कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं चलती थी। वो तो बहुत ज्यादा ओल्ड कंसेप्ट है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आया तो मैकेनिज्म कंसेप्ट आया, क्योंकि उससे हमको चीजें समझ में आने लग गई। फिर अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा। जैसे यहां पर इसका रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं? इसका रिएक्शन हम डाइल्यूट H2SO4 से कर रहे हैं। डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब हम इसको वार्म अप करते हैं तो जो ये H प्लस है H2SO4 से जो प्रोड्यूस हो रहा है सॉल्यूशन में, जो H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन की तरह है, तो उस H2SO4 का जो H प्लस है वो यहाँ अटैक करता है। अब यहाँ अटैक करके सीधी बात है दो तरह के कार्बोकेटाइन बनेंगे, दो तरह के कार्बोकेटाइन बनेंगे। तो दोनों कार्बोकेटाइन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक कार्बोकेटाइन तो बनेगा ये वाला, CH, CH3, CH3। तो मैंने H यहां लगा दिया ये वाला और पॉजिटिव चार्ज यहां लगा दिया, ठीक, यानी प्लस या H। फिर देखो आगे देखें बेटा, हम दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि प्लस यहां लगा दिया और एक एडिशन वाला जो H प्लस H इधर लगा दिया भाई, ठीक है। जब यहां H लगाएंगे तो प्लस यहां आ जाएगा ये वाला, और अगर H को बॉन्ड यहां बनाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा ये वाला। अब हमारे पास दो कार्बोकेटाइन बन गए, A कार्बोकेटाइन और B कार्बोकेटाइन। तो A वाला कार्बोकेटाइन और B वाला कार्बोकेटाइन, अब हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है, ओके, और ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। तो इस कार्बोनियम आयन में केवल इंडक्टिव इफेक्ट से ही स्टेबलाइजेशन है और हाइपर कंजुगेशन से ही स्टेबलाइजेशन है। और मैंने कहा ना जिनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने पहले याद करवा रखा है आपको, प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल टर्सरी। लेकिन अगर किसी कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस आ जाता है तो रेजोनेंस हमेशा डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट पर भी, हाइपर कंजुगेशन पर भी। यानी इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा, रेजोनेंस कंसेप्ट जो होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। रेजोनेंस की वजह से अगर किसी में स्टेबिलिटी आ रही है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी एज कंपेयर टू अगर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन है। यानी मैं कंपेयर कर रहा हूं, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी आती तो है, तो सपोज करो वो स्टेबिलिटी 10-20% है, तो रेजोनेंस की वजह से, अगर रेजोनेंस किसी कार्बोकेटाइन में, किसी कार्बेनाइन में, किसी कार्बन फ्री रेडिकल में, किसी भी स्पीशीज में अगर रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है तो वो तो 80% स्टेबिलिटी आ जाती है, बहुत ज्यादा आ जाती है, मोर मतलब 4 टाइम ज्यादा
स्टेबिलिटी रेजोनेंस देता है। रेजोनेंस को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं अपन। तो देखो बी का ये कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस नहीं है, जबकि जो ए वाला कार्बोकेटाइन है, अब ये कार्बोकेटाइन क्या होगा, अब ये कार्बोकेटाइन में ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगी। ये कार्बोनियमाइन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, जो मैं एल्काइल हैलाइड में भी पढ़ा चुका हूँ। ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर आकर ये CH, ये CH3, ये CH3 और यहां पर ये आ गया और ये प्लस आ गया और इस तरह से फिर इसमें और रेजोनेंस बन जाएंगे। प्लस यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। ये हम जानते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, जबकि इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है। तो A इज मोर स्टेबल देन B। ठीक है, तो B क्या हो जाएगा, B लेस स्टेबल है और A क्या है, A इज द मोर स्टेबल इंटरमीडिएट और कार्बोकेटाइन। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो इंटरमीडिएट बनेगी वो कौन सी बनेगी, अगर दो इंटरमीडिएट है A और B, तो इनमें से जो ज्यादा स्टेबल होगी वो बनेगी मेजरली। तो मोर स्टेबल A है, इसमें रेजोनेंस है, इस वजह से सेकंड अगर बनती भी है तो 1 और 2% बनेगी। 97, 98%, 99% तो ये वाली बनेगी। तो इसलिए इसको हटा दो और इसको हटा दो। ठीक है, तो अब पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर आ रहा है। तो आने वाला नेगेटिव चार्ज, अगर ये रिएक्शन HBr से तो Br माइनस यहाँ आ जाएगा, HCl से तो Cl माइनस यहाँ आ जाएगा, वाटर से है तो OH माइनस यहाँ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ये बनेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखो, जिन स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो 90 प्लस और 95 प्लस बोर्ड में लाते हैं। ठीक है, क्योंकि 90% तक तो स्टूडेंट इजीली ले आता है बोर्ड एग्जाम्स में। रीजन ये है कि है ना, वो क्वेश्चन फिक्स होने की वजह से मेथड, क्योंकि खाली 10% क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो HOT होते हैं। HOT क्वेश्चन का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, तो वो जो 90 अबव वाले स्टूडेंट हैं या 95% अबव वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, वो उन स्टूडेंट के वो मार्क्स इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको इस तरह के कंसेप्ट क्लियर होते हैं और वो फिर नीट और जेईई मेंस में भी इजीली निकल जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिट्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्योंकि इन एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, करीब 50% क्वेश्चन HOT आ जाते हैं। नीट के अंदर, जेईई मेंस के अंदर, बिट्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। तो इसीलिए आपको ज्यादा डिटेल पढ़ने का मतलब ये होता है, ये वाला कंसेप्ट। ज्यादा डिटेल पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसा मैटर पढ़ रहे हैं जो रिलेवेंट ही नहीं है। ठीक है ना, रिलेवेंट मेथड, रिलेवेंट यानी जो सिलेबस में हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक हैं, आप उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ो, न कि आउट ऑफ सिलेबस वाले टॉपिक पढ़ लो। जैसे हमारे सिलेबस में साइक्लिक ईथर है ही नहीं और स्टूडेंट डिटेल पढ़ने के चक्कर में, भाई डिटेल वो होता है जो एक्स्ट्रा, तो वो साइक्लिक ईथर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि साइक्लिक ईथर में क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम है। बहुत कम क्या, आएंगे नहीं। IIT एडवांस पे है, ध्यान रखना, उसका थोड़ा सिलेबस डिफरेंट है, तो उसमें हमको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। नीट और जेईई मेंस में पूरा बोर्ड लेवल ही है बेटा, बस बोर्ड लेवल डिटेल में है और अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये बन जाता है बेटा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आप इसमें देखो, बहुत बार हमको रिवर्स क्वेश्चन पूछते हैं। रिवर्स क्वेश्चन क्या होता है, देखो आप, रिवर्स क्वेश्चन ये होता है कि आपको रिएक्टेंट नहीं गिवन है, यहां लिखा हुआ है डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 मतलब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, और इधर लिख दिया इसने ये CH3 CH, CH3 CH, OH, CH2 CH3। ठीक है, तो हमको मालूम है डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है। डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है बेटा, डाइल्यूट H2SO4 जो करता है वो हाइड्रेशन करता है।
डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है? हाइड्रेशन करता है, एडिशन ऑफ वाटर करता है, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक कार्बन पर H जोड़ता है और एक कार्बन पर OH जोड़ता है। तो एरो पे लिखा हुआ है डाइल्यूट H2SO4 और हमसे ये पूछ लिया कि व्हाट इज A। तो देखो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हुआ है? फॉरवर्ड रिएक्शन में हुआ है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हुआ? एडिशन ऑफ HOH, H प्लस एंड OH, ये हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो बताओ अब अगर हमारे को पीछे आना है तो हमको क्या करना है? इलिमिनेशन ऑफ HOH, एक कार्बन से H प्लस हटाना है, एक OH हटाना है। तो फॉरवर्ड हमको बैकवर्ड आना है, बैकवर्ड आना है तो OH तो यहां से हटाना ही है, OH यहां से हटाना ही है हमको। और अब हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब फर्स्ट और थर्ड नेबर कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। अगर मैंने फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन हटाया, तो बन जाएगा, इससे हाइड्रोजन हटाया तो इन दोनों OH है। अब जो पाई बॉन्ड बनेगा वो फर्स्ट और सेकंड के बीच में बनेगा या सेकंड और थर्ड के बीच में बनेगा। तो अगर मैंने फर्स्ट कार्बन से हटाया तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, और अगर मैंने यहां वाले से हाइड्रोजन हटाया, ठीक है, जिस कार्बन पे OH है उसके नियर कार्बन से, तो ये बन जाएगा। तो अब इस केस में बेटा ये दोनों आंसर सही है, ब्यूट 1 इन भी सही है, ब्यूट 2 इन भी है। तो क्योंकि देखो इस अगर आप अब आप बोलोगे सर कैसे, तो जिनका कंसेप्ट क्लियर है वो तो समझ में आ गया। अगर फिर भी डाउट हो रहा है तो देखो, अगर मैंने इसका हाइड्रेशन किया, ठीक, तो अब इसमें भी क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कार्बोनियम आयन ही बनेगा, यानी OH इधर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट यही बनने वाला है, यही बनेगा। इस कार्बन पे OH आ गया, यानी सेकंड कार्बन पे ही OH आएगा। और इस केस में भी अगर मैंने हाइड्रेशन किया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है OH माइनस, ये OH माइनस जो है यहां पर, चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, एक ही बात है। यहां लगाओगे तो भी ब्यूट 2 और बनेगा, यहां से करोगे तो OH इधर आ जाएगा, तो नंबरिंग यहां से आ जाएगी 1 2, तो भी यही बनेगा। तो अब इस केस में क्या होगा? आप लिखोगे A 1 ब्यूटीन भी हो सकता है, 2 ब्यूटीन है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो आपने अगर 1 ब्यूटीन भी लिख दिया है तो मार्क्स मिल जाएगा, 2 ब्यूटीन भी लिख दिया है तो मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन बेटर आंसर ये है कि 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन बोथ आर पॉसिबल, ठीक है। तो ये रिवर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा जब 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन बोथ आर पॉसिबल, क्योंकि दोनों का जब हम डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। अब इसी तरह से अगर मैंने आपको ये दे दिया, टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल दे दिया, ये टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल लिख के दे दिया, और A के बारे में पूछ लिया, तो वही वाली बात है, यहां से लेके यहां तक एडिशन ऑफ वाटर हुआ है, H प्लस और OH माइनस। तो सीधी बात है कि एक तो OH तो हटना ही है। अब आप इन तीनों में से किसी भी मिथाइल ग्रुप से हाइड्रोजन हटा दो, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा बेटा। तो जब हम आएंगे तो आपने CH3 OH तो हटाना ही है, हमको हटा दिया, ये OH तो हट गया। अब इन तीनों CH3 में से आपने यहां से हटाया तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटिलीन। इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटिलीन, जो अभी बताया। यहां इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये है बेटा, देखो 2 मिथाइल प्रोपीन, ये है 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन। अगर आपने कहा नहीं सर, मैंने, किसी स्टूडेंट ने बोला नहीं सर मैंने यहां से हटा दिया, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन। किसी स्टूडेंट ने कहा नहीं सर मैंने तो यहां से हटाया है, तो भी क्या बन जाएगा 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन तो ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन,
ठीक है, तो इसका एक ही आंसर होगा 2 मिथाइल प्रोपीन। तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल जब प्रोडक्ट है बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल जब प्रोडक्ट है, तो अब इस केस के अंदर रिएक्टेंट क्या होगा, इसको बोलते हैं रिवर्स रिएक्शंस। तो अब आपको मैंने रिवर्स क्वेश्चन कराना भी स्टार्ट कर दिए हैं, आपको रिवर्स रिएक्शन आना जरूरी है। आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप रिवर्स प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम देखो इसके और डिस्कशन करें तो हम इस हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से क्या नहीं बना सकते, हम मिथेनॉल नहीं बना सकते। आपसे कोई पूछे कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से हम क्या नहीं बना सकते, तो हम मिथेनॉल नहीं बना सकते। तो रीजन क्या है, मिथेनॉल के लिए 1 कार्बन की एल्कीन चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है। एल्कीन का फर्स्ट मेंबर ही इथीन होता है, तो इसीलिए हम इस मेथड से मिथेनॉल नहीं बना सकते। सेकंड, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हम इससे प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं क्या, तो देखो जब हम ये वाला लेंगे, बोर्ड पे देखते जाओ, जब हम ये वाला लेंगे हाइड्रेशन हुआ तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। ये प्राइमरी अल्कोहल है इसका CH3 CH2OH, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। तो हम इससे इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। जब हम इसका हाइड्रेशन करते हैं तो क्या बनेगा, बात को समझना बेटा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो अब इस केस में क्या बनेगा, इस केस में प्रोपीन का करेंगे जब हम, तो प्रोपीन का जब हमने हाइड्रेशन किया, प्रोपीन की वाटर के साथ रिएक्शन कराई, तो वो सिंपली ये वाला बनेगा, यानी ये नहीं बनेगा। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये नहीं बन रहा है, जबकि ये सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। अगर मैंने और आगे बढ़ गया बेटा, मैंने ये ले लिया, अब इससे भी 2 बना लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, ये और एक OH इधर आ गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका नाम हो गया N ब्यूटाइल अल्कोहल जो कि प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, और ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका नाम ही सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो अगर आप देख लो तो क्या नहीं बनेगा, इससे यह नहीं बनेगा, यानी आप क्या देख रहे हो, प्राइमरी अल्कोहल नहीं, प्राइमरी अल्कोहल नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल। तो आप अगर इसी तरह से मैंने प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन आप करके देख लो, तो हमेशा सेकेंडरी, तो इथीन से इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ब्यूटीन से 2 ब्यूटेनॉल सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, पेंटीन से 2 पेंटेनॉल सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, हेक्सीन से N हेक्सीन से यानी स्टेटाइन हेक्सीन, हेक्सीन से 2 हेक्सेनॉल बनेगा, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। तो अब आपसे कोई पूछे कि इस मेथड से हम प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, तो आपका आंसर होगा इथाइल अल्कोहल ओनली, इथाइल अल्कोहल इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल केवल एक इथाइल अल्कोहल है जो प्राइमरी अल्कोहल है, जो हम इस मेथड से बना सकते हैं, बाकी सेकेंडरी अल्कोहल नहीं, सॉरी बाकी प्राइमरी अल्कोहल नहीं बना सकते। हम इससे 1 प्रोपेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, 1 हेक्सेनॉल नहीं बना सकते, यानी प्राइमरी अल्कोहल नहीं बना सकते। तो कहने का मतलब ओनली सिंगल प्राइमरी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस मेथड, बाकी कोई नहीं बनेगा। तो अब आपको ये अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से हम कौन सा प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा इथेनॉल, हमारा आंसर होगा इथेनॉल, ठीक है। समझ में आ गया, खाली एक ही, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं और वो है इथेनॉल। कौन सा अल्कोहल नहीं बना सकते हैं, मिथेनॉल। क्या
ये वाला इस मेथड से हम सेकेंडरी एल्कोहल्स बना सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा नो, नो, ओनली एक्सेप्ट इथाइल एल्कोहल। तो आपसे आ जाए कि आप एल्कीन का जब हाइड्रेशन करते हो, एल्कीन का जब हाइड्रेशन करते हो तो इट इज बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, तो आपका आंसर होगा नो, इट इज नो, नॉट बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, इट इज बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल एक्सेप्ट इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल इज अ सिंगल प्राइमरी एल्कोहल जो इस मेथड से बनता है, बाकी सारे सेकेंडरी एल्कोहल बनेंगे या फिर टर्सरी बनेंगे। प्राइमरी एल्कोहल इस मेथड से नहीं बनते हैं इथाइल एल्कोहल को छोड़कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इस तरह की चीजें आप जब बुक रीड करते हो तो आपके माइंड में नहीं आती है, लेकिन इस क्लास को अटेंड करने के बाद आ गई आपको। अब जैसे मैंने ये लिया बेटा, अब मैंने ये लिया, अब मैंने जब ये लिया और मैंने इसका रिएक्शन वाटर के साथ किया डाइल्यूट H2SO4 में, वही चल रहा है, टॉपिक वही चल रहा है, तो बार बार ये लिखता हूं तो टाइम खराब हो जाता है। तो देखो OH यहां लगेगा, यहां तो नहीं लगेगा, तो मालूम है, तो कौन सा एल्कोहल बन गया, टर्सरी एल्कोहल। तो इससे टर्सरी एल्कोहल और तो इससे हम यहाँ तो ठीक है, तो हम इससे प्राइमरी एल्कोहल, ये तो अगर ये बना लेते, सपोज करो हम ये बना लेते, जो कि नहीं बन पाएगा, यानी OH यहाँ आते, तब तो ये CH पे 2 CH3 आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, ये तो प्राइमरी एल्कोहल है, नहीं बनेगा, ठीक है। तो इससे सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल बनेंगे, लेकिन ठीक है। अब इसके जगह मैंने क्या कर दिया, या ये ले लिया बेटा, तो ये टर्सरी पेंटाइल एल्कोहल बन गया है। क्या बन जाएगा, टर्सरी पेंटाइल एल्कोहल। तो इस मेथड से हम जनरली सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल बना लेते हैं। तो जब ये वाला स्केलेटन होता है, समझो बेटा, ये वाला, तो इससे तो क्या बनेगा, इससे तो क्या बनेगा, टर्सरी एल्कोहल बनेगा, इससे तो क्या बनेगा, टर्सरी एल्कोहल। अब ये दोनों OH कुछ भी हो, सॉरी दोनों R कोई भी हो, तो इससे बनेगा टर्सरी एल्कोहल, प्राइमरी नहीं बनेगा। और अगर ये इस तरह के एल्कीन से टर्सरी एल्कोहल बनेगा, T एल्कोहल बनेगा। और अगर इस तरह की एल्कीन है, इस तरह की एल्कीन है, इस तरह की एल्कीन है, तो फिर हमारे पास OH बीच में आ जाएगा और सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। प्राइमरी तो देख लो ये मेथड ऑफ, तो इस तरह की एल्कीन से सेकेंडरी एल्कोहल RCH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, ठीक है। और यहाँ R कुछ भी हो सकते हैं, दोनों CH3 हो सकते हैं, दोनों C2H5 हो सकते हैं, एक CH3 हो सकता है, दूसरा C2H5 हो सकता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। केवल एक ही, बार बार बोल रहा हूं, केवल एक ही प्राइमरी एल्कोहल CH3 CH2 OH इथीन से बनेगा, मिथेनॉन नहीं बनेगा। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसको कहते हैं डिटेल में डिस्कस करना। मैं इस कंसेप्ट से बाहर नहीं गया, इस कंसेप्ट के चारों तरफ जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी एक्सेप्शन है, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।